हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। तुम लोग का डिमांड था कि सर मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर एमसीजी पढ़ा दीजिए। ऐसे बेटा एमसीजी में कुछ है नहीं। एमसीजी तुम लोग अपने मन से भी कर सकते थे, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर चल कुंडल विभव मापी। लेकिन चलो, मेरे कुछ थोड़ा सा बोल देने से अगर तुमको कुछ रिलीफ हो जाता है, तुमको अगर जल्दी याद हो जाती है तो मैं बोल देता हूं। क्या है एमसीजी बेटा? तो एमसीजी एक सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव डिवाइस कहने का मतलब विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। देख, बिग वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए तो बहुत सारा चीज है। जैसे कि बिग वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए तो आमीटर भी होता है। बिग वैल्यू ऑफ मेजर करने के लिए आमीटर भी एक डिवाइस है जो बिग वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर लेता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बड़ा अमाउंट, बड़ा करंट मेजर करने में वो काम आता है। लेकिन अगर बाय द वे तुमको छोटा अमाउंट मेजर करने का जरूरत है कि तुम चाह रहे हो कि 0.11 एम्पियर अगर मेरे को मेजर करने का हो, तो फिर उस स्थिति में वो सभी डिवाइसेज सटीक नहीं होती है। उसमें क्या होगा ना कि उसमें जो नीडल है ना, वो नीडल हिलेगा ही नहीं। तो तय बात है कि ऐसे सेंसिटिव डिवाइस को, ऐसे छोटे छोटे सेंसिटिव डिवाइस नहीं, ऐसे छोटे छोटे करंट्स को मेजर करने के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस की जरूरत होगी। इसी सेंसिटिव डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? इसी सेंसिटिव डिवाइस को हम बोलते हैं एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मतलब बेटा कोई आपसे अगर पूछे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, तो आप क्या कहिएगा? आप तुरंत कहिएगा कि एमसीजी एक वैसा डिवाइस है, एक वैसा सेंसिटिव डिवाइस है जिससे हम लोग स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करते हैं। क्या है इसका प्रिंसिपल? एक करंट कैरिंग क्वाइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के भीतर एक क्वाइल को रखते हैं, एक्सपीरियंस है टॉर्क। मतलब तय बात है बेटा, आपको इस बात पर ध्यान देने का जरूरत है। ये जो टॉर्क है ये छोटा सा चीज नहीं है। क्या मतलब कि अगर आप एक क्वाइल लेते हो, क्वाइल कैसा लेते हो? करिंग करंट क्वाइल लेते हो। करिंग करंट क्वाइल का मतलब हो गया बेटा कि जो आप क्वाइल ले रहे हो उससे करंट फ्लो हो रहा है। जो आप क्वाइल ले रहे हो उससे करंट फ्लो हो रहा है, और उस करंट को आप कहां रख रहे हो? तो मैग्नेटिक फील्ड के भीतर आप रख रहे हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड के भीतर आप रखोगे तो एक एक्सपीरियंस करेगा। क्या उत्पन्न कर देगा? तो वो उत्पन्न कर देगा टॉर्क। तो यही इसका प्रिंसिपल है। मतलब है कि टारगेट आपका होना चाहिए कि हमको एक क्वाइल लेना है, क्वाइल से करंट को फ्लो कराना है, और इस क्वाइल को कहां रखना है? मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखना है। जब इस करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखिएगा तो क्या वहां डेवलप हो जाएगा? तो वहां पर टॉर्क डेवलप हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको दो बात बताया। सबसे पहला बात बताया कि एमसीजी है क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है जिससे आप स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करते हैं। दूसरा बात आपको मैंने बताया कि किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल है कि हम अगर एक कैरिंग एक करंट कैरिंग क्वाइल अगर हम लेते हैं और दिस क्वाइल इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, नाउ फ्रॉम दिस क्वाइल देर इज एक्सपीरियंस ए टॉर्क। इसका मतलब है कि मेरे को यूज करना, किसी भी प्रकार से हमको वहां पर टॉर्क डेवलप कर देना है। अब इसके कंस्ट्रक्शन पर आते हैं। क्या इसका कंस्ट्रक्शन है? तो अभी मैं आपको यहां पर अगर फिगर दिखाऊंगा तो आपको यहां पर देखिए दिखाई देगा। ये देखिए, आपको एक यहां पर क्वाइल नजर आ रहा है। इस क्वाइल का नाम मैंने दिया है ओ पी क्यू आर। यहां देखिए, यहां पर ओ लिखा हुआ है, यहां पर आपका साइड दिखाई दे रहा है P है, यहां Q है और यहां पर R है। OPQR एक क्वाइल है। आप देखिए, सबसे पहले इस क्वाइल के बारे में आपको बता दूं। ए रेक्टेंगुलर क्वाइल OP के इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसमें बहुत सारा तांबे का तार लपेटा हुआ है। तांबे का तार इंसुलेटेड होता है। बेटा तांबे के तार को इंसुलेटेड कैसे बनाया जाता है? तो तांबे के तार को इंसुलेटेड बनाने के लिए तांबे के तार पर क्या कर दिया जाता है ना, थोड़े से कलर लगा दिया जाता है। इसको बार्निश बोलते हैं। इसको बार्निश इस पर कर दिया जाता है। कोटिन को आप कह सकते हैं, कोट कर दिया जाता है। कोट करने से क्या होता है ना कि अंदर 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 तो वायर रहता है, लेकिन ऊपर से जब कोट किया हुआ रहता है तो वो इंसुलेटर के भांति काम करता है। कहने का मतलब है कि बाई द वे अगर दो तार आपस में टच कर भी जाते हैं तो फिर वहां पर वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। इसी को बोलते हैं कि इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड ओवर ए रेक्टेंगुलर फ्रेम। आपको अभी मैंने जो फ्रेम दिखाया, उस फ्रेम पर तांबे के तार को लपेट लिया जाता है, क्वाइल बना दिया जाता है। वो जिसका जो फ्रेम होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। फ्रेम इज मेड ऑफ मेटल बट नॉन मैग्नेटिक। देखिए जो फ्रेम बना हुआ है, अभी मैंने आपको दिखलाया कि यहां देखिए, ये जो फ्रेम बना हुआ है, ये जो आपको ये फ्रेम नजर आ रहा है, ये फ्रेम होता है सबसे पहला बात रेक्टेंगुलर। और ये जो फ्रेम होता है वो मेटल का बना होता है, और लेकिन नॉन मैग्नेटिक होता है। मेटल का तो बना होता है लेकिन नॉन मैग्नेटिक होता है। अब बेटा आप ऐसा चीज लीजिएगा कि जैसे कि आप एक तरह से कहिए कचकड़ा फाइबर, कचकड़ा हार्ड फाइबर।
तो हार्ड फाइबर क्या हो जाता है, एक तरह से मेटल हो जाता है, और उसमें आप क्या करते हैं, तांबे के तार को अगर लपेट लेते हैं तो ऐसा फिर क्वाइल यहां पर बन जाता है। आप जहां पर क्वाइल वगैरह बनता है उस दुकान पर जाके आप चाहेंगे देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि अरे ये तो बिल्कुल है, वो कचकड़े का होता है, हार्ड होता है, और उसी पर फिर नंबर ऑफ वुंड क्या करता है, वो लपेट लेता है, तांबे के तार को लपेट लेता है। फिर मैंने आपको बेटा यहां पर फिर आपको यहां पर बताया कि यहां पर दो पोल है, एन और एस। एन और एस, एन बोले तो नॉर्थ और एस बोले तो साउथ है। यहां पर देखिए दो मैग्नेट रखा हुआ है, आपको भी यहां दिखाई दे रहा है, ये देखिए नॉर्थ पोल है, यहां देखिए साउथ पोल है। ये दोनों पोल के बीच में इस क्वाइल को रखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं एक क्वाइल है, इस क्वाइल को ये दोनों पोल के बीच में रखा हुआ है, और ये जो क्वाइल है उसे करंट फ्लो हो रहा है, कैरिंग करंट क्वाइल है। और ये दोनों कैरिंग करंट क्वाइल को कहां रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखा गया है। ये तो प्रिंसिपल था ना बेटा कि क्वाइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखिएगा तो वहां टॉर्क डेवलप होगा। इसका मतलब है कि अब यहां पर, अब देखिए यहां पर मैंने आपको लिखा कि एक कनकेव मिरर, अगर आपको अभी फिगर नजर आ रहा होगा तो यहां देखिए, ये देखिए एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर, मिरर देखो बेटा क्यों लगाया जाता है, अगर नॉर्मली आपका वायर है, वायर अगर थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट हो रहा है तो आपको नेकेड आई से ट्विस्ट नहीं नजर आएगा, स्मॉल वैल्यू ऑफ ट्विस्ट नजर नहीं आता है। ट्विस्ट का मतलब ऐठाना, अगर बाय द वे 0.1 डिग्री 0.2 डिग्री पर ट्विस्ट होता है तो नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर उसमें आप मिरर लगा लेते हो, वो भी आप कनकेव मिरर अगर लगा लेते हो, तो क्या है कि थोड़ा सा भी ट्विस्ट होगा तो पूरी तरह से कहने का मतलब पूरा दुनिया उसके भीतर हिलता हुआ नजर आएगा। तो बच्चे वहां पर मिरर लगा दिया जाता है ताकि अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो तो वो डिफ्लेक्शन को पूरी तरह से वो दिखला सके। अब आते हैं अपन कैलकुलेशन में। मान लीजिए कि जिस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर आप यहां पर रखे हुए हैं उस मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट है, बाय द वे उस मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट बाय द वे बी है। बी मैग्नेटिक फील्ड वहां पर रखा हुआ है। आप जो करंट क्वाइल को, आप जो करंट कैरिंग करंट हो वो आई है, जो आप क्वाइल बनाए हैं उस करंट क्वाइल का लेंथ एल है और ब्रेथ बी है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि उसका एरिया हो जाएगा, क्या एरिया हो जाएगा बेटा, तो उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये जो एरिया निकला, क्या निकल गया, तो क्वाइल का एरिया निकल गया। आप जो यहां पर एक क्वाइल ले रखे हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कितना बड़ा क्वाइल ले रहे हैं। तो उस कितना बड़ा क्वाइल को मेजर करने के लिए सबसे पहले उसका लेंथ पता होना चाहिए, उसका ब्रेथ पता होना चाहिए। जब लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल गया तो उसका मेरे को एरिया पता चल गया। अब वहां पर कितना टॉर्क डेवलप होगा, तो बच्चे मैं जब मैग्नेट पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि नंबर ऑफ एन टर्न के लिए टोटल टॉर्क होता है एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए बेटा, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए साइन थीटा का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं, और जैसे ही साइन थीटा का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं हम लोग को क्या मिल जाता है, हम लोग को टॉर्क मैक्स मिल जाता है। और टॉर्क मैक्स हम लोग कितना मिल जाएगा, तो साइन थीटा तो 1 हो गया, तो हम लोग को टॉर्क मैक्स मिल जाएगा एन आई ए बी। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, आई क्या है, करंट जो फ्लो हो रहा है, ए क्या है, एरिया है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अपन को क्या मिल गया बेटा, अपन को पहला तो एक टॉर्क तो अपन को मिल गया, इक्वेशन 1, यहां पर हम लोग को पहला टॉर्क मिल गया। इस टॉर्क का नाम होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क। उम्मीद करें यहां तक आपको समझ में आ गया है। अभी तक मैंने क्या क्या बताया फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एमसीजी क्या है, एक सेंसिटिव डिवाइस है जिससे हम लोग स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करते हैं। फिर आपको मैंने इसका प्रिंसिपल बताया कि अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखते हैं, किसको, कैरिंग करंट क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखते हैं, तो वहां पर क्या डेवलप हो जाता है, टॉर्क डेवलप हो जाता है। फिर मैंने बताया कि किन किन चीजों का बना हुआ, तो इसमें एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है, ओपी क्यू आर एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है, एक जो इसमें लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर्स लपेटे हुए रहते हैं। ये जो कॉपर वायर्स होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं, और इसका जो फ्रेम होता है वो मेटल का होता है लेकिन नॉन मैग्नेटिक होता है। फिर आपको मैंने क्या बताया कि इसमें दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ दो पोल होता है। ये दो पोल है, ये दोनों पोल के बीच में ही, हाँ एक बात और बता दे कि ये जो पोल होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। ये पोल सिलिंड्रिकल होता है, द प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और क्या डेवलप करता है अपने भीतर, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। क्वाइल इज सस्पेंडेड इन स्पेस बिटवीन द पोल, इसी दोनों पोल के बीच में क्वाइल को लटका दिया जाता है। पीस कनेक्टेड फ्रॉम द टॉर्सन हेड विथ हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। और एक बात मैंने आपको वहां पर बताना भूल गया था, आप इसको फिर से सुन लीजिए कि ये देखो बेटा, ये जो आप ये दो देख रहे, इसको टॉर्सन हेड बोलते हैं। ये जो टॉर्सन हेड है ना वो फॉस्फर ब्रोंज का बना हुआ रहता है। ये जो आपको, ये जो तार आपको यहां से यहां तक ये जो दिखाई दे रहा है कि इसमें जिसमें लटका हुआ है, ये जो तार है वो फॉस्फर ब्रोंज का बना हुआ था। फॉस्फर ब्रोंज का इसलिए बनाया जाता है कि सबसे पहला बात है कि जो फॉस्फर ब्रोंज है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल बोलने से क्या होता है कि उसमें ऐसे ऐंठन होते रहेगी।
एक अच्छा कंडक्टर भी है, एक बहुत सुपर कंडक्टर भी है। और सबसे बड़ा बात है कि अगर इसमें बार बार कॉइल ऐसे ट्विस्ट होते रहेगा तो भी वो टूटता नहीं है, फ्लेक्सिबल होने के कारण वो टूटता नहीं है। अगर आप बाय द वे दूसरे मेटल का आप अगर बाय द वे वहां पर कंडक्टर ले लेते, जैसे चांदी का तार ले लेते, तांबे का तार लेते, उसमें कॉइल को ऐसे लटका देते और ऐसे तार को अगर ऐसे लटका करके आप उसमें वो जो कॉइल ऐसे घूमता तो 100, 50, 200, 1000 बार घूमते घूमते क्या होता ना, वो टूट जाता। क्योंकि आप जानते हैं कि मेटल को तोड़ने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं, उससे ऐसे आकर टूट जाता है। तो फिर इसमें क्या है ना कि फॉस्फर ब्रोंज का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे उस समय मैंने बोलना भूल गया था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। फिर मैंने बताया आपको कि इसमें मिरर लगा देते हैं। मिरर का काम क्या है कि वो डिफ्लेक्शन को क्लियर तरीके से बोल सके। तो अब मैं पहला टॉर्क आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि अगर बाय द वे लेंथ एल है, एरिया बी, अगर सॉरी ब्रेथ बी है, तो इसमें एरिया डेवलप होगा। कितना डेवलप हो जाएगा? एल इंटू बी डेवलप हो जाएगा। करंट अगर आई है तो नो डाउट टॉर्क डेवलप होगा एन आई ए बी। इस टॉर्क को हम क्या कहते हैं बच्चा? इस टॉर्क को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क। एक टॉर्क आपको मिल गया, पक्का। चलिए अब एक टॉर्क और खोजते हैं। इस टॉर्क के बारे में थोड़ा अच्छा से समझिएगा। देखिए बचपन में हम लोग को, हम एक क्लास में भी एग्जांपल देते थे कि बाय द वे जब हम लोग के यहाँ बड़ी बड़ी चादरें जब धुलाती थी ना, तो मम्मी मेरे को बोलती थी कि बेटा एक तरफ तू पकड़ ले, दूसरी तरफ से मोड़ती थी, तो थोड़ी देर तक तो हम लोग ठीक रहते थे। मम्मी के पास तो ज्यादा पावर होता था, ज्यादा उनके पास शक्ति हुआ करती थी। हम लोग के पास तुम लोग तो बच्चे हुआ करते थे, मम्मी केवल सपोर्ट के लिए हम लोग को पकड़ाती थी। तो कुछ देर के बाद जब मम्मी ऐसे 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 जब ऐंठते जाती थी, टॉवेल को ऐंठते जाती थी, एक समय के बाद हम लोग ऐसे ऐंठाते जाते थे। ये बेटा यहां पर क्यों ऐठा रहे हो? मम्मी तो बहुत दूर में आपको ऐंठ रही है। मम्मी तो बाई द वे अगर टॉवेल इतना बड़ा है तो मम्मी तो यहां ऐंठ रही है और हम लोग यहां ऐठा रहे हैं। रीजन क्या है ना बेटा कि एक टॉर्क यहां भी डेवलप हो जाता है और यही टॉर्क हम लोग को ऐसे ऐंठ देता है। ऐंठाना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन। ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन, ऐंठा जाते हैं, इसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क। वहां पर क्या होता है? रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। अब बेटा देखो, ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क है, ये देखो यहां पर, ये देखो ए रहा, ये देखो तुमको साइन अब दिखाई दे रहा हूं, मैं अभी कवर कर रहा हूं। ये जो टॉर्क डेवलप हो रहा है ना बेटा, ये जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है एंगल का, और हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है। तो ये जो टॉर्क एन डैश है, टॉर्क एन डैश मान लो इसको, हम यहां पर टॉर्क एन डैश माने हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? इसको क्या बोलते हैं? रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क कैसे डेवलप होता है बाबू? तो वो जो ऐंठा रहा है ना तार, जिसमें क्वाइल लगा हुआ है, जब करंट देंगे तो तार ऐसे क्वाइल ऐसे घूमेगा, क्वाइल घूमेगा तो तार ऐंठाएगा। जब तार ऐंठाएगा तो एक वहां पर टॉर्क डेवलप होगा। इसी टॉर्क को हम बोलते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क। और मैं अभी यही बात बता रहा था कि ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क है वो एंगल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है, और यही यहां के में टूटेगा, के कांस्टेंट है। तो बेटा एक ही इक्वेशन में दो टॉर्क डेवलप हो गया, एक का नाम है डिफ्लेक्शन टॉर्क, दूसरे का नाम है रेस्टोरिंग टॉर्क। तो फिर ये दोनों टॉर्क को तुम इक्वल कर दो। ये दोनों टॉर्क को किसको किसको? रेस्टोरिंग टॉर्क को और डिफ्लेक्शन टॉर्क को तुम इक्वल कर दिए, मतलब के थीटा को और एन आई ए बी को तुम इक्वल कर लिए। यहां से तुम आई का मान निकालो। आई का जब तुम मान निकालोगे तो एन, ए और बी, ये तीनों किधर चला जाएगा? बाई में चला जाएगा। क्यों बाई में चला जाएगा? क्योंकि इनटू में है, तो इधर क्या हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा के थीटा बाई एन ए बी। अब जरा तुम गौर करना, यहां देख, यहां देख, के कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है ही, नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, क्यों बढ़ेगा भाई अपने मन से? ये तो चेंज हो नहीं सकता। एरिया कांस्टेंट है, कॉइल का एरिया चेंज हो नहीं सकता है, और मैग्नेट फिक्स है, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो सकता है। तो खाली चेंज होने वाला चीज क्या है? चेंज होने वाला चीज थीटा है। इसका मतलब है कि आई इज इक्वल टू, बाकी सब चेंज नहीं होने वाला है, इसका मतलब हो गया कांस्टेंट इनटू थीटा। और इस कांस्टेंट को हम लोग जी बोलते हैं, कैपिटल जी बोलते हैं। कैपिटल जी बोलने का मतलब क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो बेटा तुम ऐसा करो कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है, कौन कौन? थीटा एन ए बी, कौन कौन? थीटा एन ए बी, इसको पूरे को मिला करके तुम अगर जी लिख लो तो तुम्हारा हो गया I इज इक्वल टू जी थीटा। और अगर ये कांस्टेंट को तुम हटाओगे तो I प्रोपोर्शनल थीटा। यही तो तुमको लाना था। अब तुमको समझ में आ रहा है बेटा कि जो ये मीटर, देखो ये जो मीटर जो हिलता है वहां पर, कि हम दो, अगर बाय द वे 2 एम्पियर करंट देते हैं तो यहीं तक हिल रहा है, लेकिन अगर हम 5 एम्पियर करंट देंगे तो हिलकर यहां पर आ जाएगा। अगर हमको 3 एम्पियर करंट देना, सॉरी 4 एम्पियर करंट देना तो यहां पर आ जाएगा।
3 एम्पियर करंट देंगे तो ये मीटर यहां पर आ जाएगा, अगर हम 8 एम्पियर करंट देंगे तो ये मीटर हिल करके यहां पर आ जाएगा। रीजन क्या मीटर पढ़ा लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि मेरा आ रहा है कि करंट ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जिस रेशियो में आप करंट दीजिएगा उसी रेशियो में डिफ्लेक्शन होगा। करंट और डिफ्लेक्शन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही रीजन होता है कि जब हम अब जरा खुद सोचो कि जब तुम 1 एम्पियर करंट दे रहे हो उस समय का थीटा का डिफ्लेक्शन कुछ और होगा, लेकिन जब तुम 5 एम्पियर करंट दे रहे हो उस समय थीटा का डिफ्लेक्शन कुछ और होगा। तो 1 एम्पियर में क्या होता है, थोड़ा सा कम ही डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन 5 एम्पियर पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये हो गया उसमें नीडल को हिलने का रीजन। और यही मैंने यहां पर लिखा है कि दस डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो बच्चा ये ऐसे तो तुम्हारा यहीं पर आकर के खत्म हो गया, लेकिन अब यहां पर जब मैं बता ही रहा हूं तो तुमको थोड़ा सा यही बता देता हूं कि किसी गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी से क्या समझते हो। क्या समझते हो बेटा? जब ऐसे बाय द वे मैं तुमको एग्जामिनेशन में अपने यहां टेस्ट में जब एमसीजी लिखने के लिए दूंगा तो तुम यहीं पर आकर के एमसीजी को क्लियर फिनिश कर लेना, यहीं पर रोक लेना। और फिगर में तुम ए बनाने में शायद तुमको तकलीफ होगी तो तुम फिगर में ये वाला ही फिगर बनाना, ए फिगर ही बनाना। चलो ठीक है, काम चल जाएगा। अब अगर थोड़े से मैं और एक्स्ट्रा कुछ बात कर दूं कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर से क्या समझते हो, तो तय बात है बेटा कि जो गैल्वेनोमीटर जितना ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को लेकर के जो लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर दे उसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या मतलब है कि मान ले कि तुम कोई गैल्वेनोमीटर खरीदने गए हो, इसको 0.5 एम्पियर तुम करंट दिया और 0.5 एम्पियर करंट देने पर भी तुरंत डिफ्लेक्शन शो कर दिया। अगर ए मीटर बाय द वे है तो इस मीटर पर वो क्या हुआ, तुरंत डिफ्लेक्शन शो कर दिया कि भैया यहां पर 0.5 है। तो अगर ऐसे डिफ्लेक्शन शो कर देता है, तुरंत डिफ्लेक्शन शो कर देता है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि भैया ये गैल्वेनोमीटर बहुत अच्छा है, ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, और इसी को हम लोग गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी कहते हैं। अब बताओ करंट सेंसिटिविटी क्या है? तो करंट सेंसिटिविटी है इट इज डिफाइंड एट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। देखो बाय द वे तुम कहीं किसी गैल्वेनोमीटर से आई करंट फ्लो कराया और आई करंट फ्लो कराने से उसमें डिफ्लेक्शन कितना हो गया, थीटा। आई करंट फ्लो कराने से डिफ्लेक्शन हो रहा है थीटा, तो यूनिट करंट फ्लो कराने से कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो नो डाउट थीटा बाई आई हो जाएगा। अब ये जो डिफ्लेक्शन हुआ ना थीटा बाई आई, इसी को हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। उम्मीद करें बेटा समझ में आ रहा है। आई एस, आई का मतलब करंट और एस का मतलब सेंसिटिविटी। थीटा बाई आई वैल्यू पुट करेंगे तो एन बी ए बाई के। अब बता दो मेरे को वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, तो बहुत सिंपली यहां पर देखो आई लिखा गया, सॉरी इसको तुम भी कर लेना। जैसे करंट वैसे वोल्टेज। क्या वैसे वोल्टेज बोलने का क्या मतलब है, तो वैसे वोल्टेज बोलने का मतलब है कि मान लेते हैं कि भी वोल्टेज को सप्लाई करने से कितना एंगल डिफ्लेक्शन हो रहा है, थीटा का, तो यूनिट करने से कितना हो जाएगा, तो थीटा बाई भी हो जाएगा। इसी थीटा बाई भी को हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। और ओम साहब तुमको बता चुके हैं ना कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसी को तुम कह सकते हो थीटा आई आर। और अगर आई का वैल्यू पुट कर दोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा एन बी ए, चाहे थीटा का वैल्यू पुट कर दो तो एन बी ए अपॉन के आर। उम्मीद करें मामला समझ में आ रहा है। अब देखो कि ये जो सेंसिटिविटी है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो तुम बेटा अभी सेंसिटिविटी का जो तुम फॉर्मूला पढ़ा सेंसिटिविटी का जो तुम अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, ए फॉर्मूला पढ़ा कि ए देखो कि आई एस इज इक्वल टू, चलो इधर लिखते हैं, इधर थोड़ा जगह है, आई एस इज इक्वल टू एन बी ए बाई के। यहां पर लिखते हैं कि आई इज इक्वल टू एन बी ए, क्या था, देख लो फॉर्मूला, एन बी ए बाई के। तो सोच लो एन बी ए बाई, तो इसका मतलब है चारों चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो वही बात लिखा मैंने कि नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, टॉर्सन कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा। तो आखिर इंक्रीज करना है तो क्या करोगे, तो ये सब अलग अलग टॉपिक्स नहीं होता, ये सबको अच्छा कर देंगे तो उसका सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे, एरिया को बढ़ा देंगे, टॉर्सन कांस्टेंट को थोड़ा सा घटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे। बाई में है ना, बाई वाले को घटाया जाता है, तो ये तीन को बढ़ा देंगे, इसको घटा देंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अब क्या इसका एडवांटेज है, तो इंस्ट्रूमेंट में एसी और डीसी दोनों सर्किट में द इंस्ट्रूमेंट आर रिबॉस्ड owing the simple construction of moving parts, स्टेशनरी पार्ट्स
में इंस्ट्रक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इज लो कॉस्ट कंपेयर, ये बहुत ही सस्ता होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है। टॉर्क या वेट रेशियो इज हाई, दस लेस फ्रिक्शनल एरर, इसमें फ्रिक्शनल एरर लगभग न के बराबर होता है, इसीलिए बहुत अच्छा डिफ्लेक्शन यहां पर बताता है। ये सब तुम लिख लेना, थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा। अब डिसएडवांटेज, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन ओनली यूज ऑन डीसी, केवल डीसी में यूज होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, एसी में यूज नहीं करता है। इट्स वेरी डेलिकेट एंड समटाइम्स यूज ए सर्किट विथ रेक्टिफायर, तो एक ये भी इसका मिसयूज है। इट्स कॉस्टली एज कंपेयर टू मूविंग कॉइल आयरन इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा सा कहीं कहीं कॉस्ट भी नजर आता है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए तो भाई हम लोग को ये सारा कुछ करना ही पड़ता है। इट में शो एरर ड्यू टू लॉस मैग्नेटिज्म ऑफ परमानेंट मैग्नेट, तो थोड़ा सा परमानेंट मैग्नेट में लॉस मैग्नेटिज्म हो ही जाता है। यू में ऑल्सो रीड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन अ शिप। तो बेटा ऐसे में एक दो पॉइंट एडवांटेज का, एक दो पॉइंट डिसएडवांटेज का। तो बच्चा ये पूरे क्वेश्चन को तुम अच्छा से करो, हम तो अच्छा खासा तुमको लेक्चर दे चुके हैं, और इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से करो। उम्मीद करते हैं कि इतना बताने के बाद तुमको एक क्वेश्चन हो गया होगा। फिर से एक बार अगर 1 मिनट में समरी बता दे तो एमसीजी एक वैसा सेंसिटिव डिवाइस है जो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसका प्रिंसिपल है कि अगर हम क्वाइल लेते हैं और क्वाइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रख देते हैं तो टॉर्क डेवलप होगा। इसमें एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है, दो पोल है, पोल के बीच में क्वाइल को हम लोग हैंग करते हैं, मतलब सस्पेंड करते हैं, और इसमें एक धागे से एक स्ट्रिंग से लटका हुआ रहता है। जो स्ट्रिंग होता है फॉस्फर ब्रोंज का होता है। जो क्वाइल होता है उसमें कॉपर वायर लपेटे हुए रहते हैं, वह इंसुलेटेड होता है, मेटल का बना होता है। बेटा इसमें कन के मिरर लगा होता है। इसमें दो टॉर्क डेवलप होगा। एक टॉर्क का मान क्या होगा जल्दी से बता दो, एन आई ए बी, एन नंबर ऑफ टर्न, आई करंट, ए एरिया, एरिया कहां से मिला, लेंथ ब्रेथ से मिला, और बी मैग्नेटिक फील्ड। एक टॉर्क और डेवलप होगा जिसको रेस्टोरिंग टॉर्क, पहले वाले को डिफ्लेक्शन टॉर्क बोलते हैं, दूसरे वाले को रेस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। रेस्टोरिंग टॉर्क ऐंठाने से डेवलप होता है। तो टॉर्क डैश एन इज इक्वल टू के थीटा, ये दोनों टॉर्क को तो इक्वल कर ले और यहां से तुम फिर आई का मान निकाल ले। थीटा छोड़ करके बाकी सारा कांस्टेंट मिलेगा, और जो कांस्टेंट मिला उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि डिफ्लेक्शन ऑफ टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइंग करंट। और यहां पर आकर के अपन का क्वेश्चन बेटा क्या होता है, फिनिश होता है। तो आप इसको खूब अच्छा से पढ़िएगा, खूब मेहनत करके। फिर भी अगर कोई दिक्कत बाय द वे अगर आपको होता है बेटा तो फिर आप मेरे से पूछिएगा, और जैसा रिस्पॉन्ड होगा वैसा रिस्पॉन्ड मेरे को करके आप बताइएगा। अदरवाइज अगर क्लास में आप आते हैं, कोई समस्या अगर होती है तो आप वहां भी मेरे से चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आपके नए डिमांड पर नए क्वेश्चन के साथ फिर हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए बच्चे बाय बाय, बाय बाय।